ऑफिस सिस्टम जिस बंदे को एक्सेस है वो सारे बंदे लॉग्ड इन होते हैं, लॉग आउट उनका किया जाता है, उनकी कॉम्पिटेंसी उनकी रेलेवेंस नोट की जाती है, राइट? कोई भी बंदा इससे टेम्पर नहीं करता किसी भी चीज के साथ। दो रीजन होते हैं, या तो वो गलती से करेगा और दूसरी चीज क्या हो सकती है डेलिब्रेट जान के कर। मेरे इनके साथ कोई एनिमिटी है और मैं चाहता हूं इनके ऊपर कोई केस चले तो मैं जान के कुछ कर सकता। लोटो जो प्रोटेक्ट करता है वो इन दो चीजों को प्रोटेक्ट करता है सिर्फ। अगर आपको कोई बंदा बोलता है कि लोटो किसी और चीज के लिए भी यूज होता है, आप उससे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। एक वर्क स्पेस है, उसके ऊपर सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे ट्रेंड लोग हैं, सारों को पता टास्क क्या है। एक हाइड्रोलिक प्रेस है, उसकी क्लीनिंग आप लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? आपको पता है I won't tamper with any electrical power. I won't tamper with any switch socket. I won't tamper with any valve. पता है मुझे changes were going on. A sensible person who won't even budge around. उसके करीब भी नहीं घूमेगा, right? फिर हमने क्यों इतना फोर्स कर? इसकी चीज है ह्यूमन नेग्लिजेंस, इसको कंट्रोल करना ताकि कल को कोई बंदा गलती से ये ना कह सके कि मुझसे गलती हुई। To eliminate the room for error. अब इसमें से कोई भी डेफिनेशन आप लिख लें जो आपको इजीली समझ आ सके। To eliminate the room for error, to counter human negligence, to counter any deliberate measure, इसको प्रिवेंट करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए हम लोटा का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अंडरस्टूड? अभी तक आप लोगों को कंफ्यूजन है इसके अंदर तो बताइए। नो कंफ्यूजन। लोटो का प्रोसेस क्या है, लोटो किस तरह इस्तेमाल होता है, वो हम आगे चल के देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है? अब आप मुझे ये बताइए, मेरा आपसे अगला सवाल है कि लोटो कब अप्लाई किया जाता है, व्हेन इट इज अप्लाइड? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जब एक पैनल या सिस्टम एनर्जाइज या लाइव हो जाता है। अच्छा देखिए, जब आप लोग सेफ्टी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं ना खास तौर पे, तो मैं अपने डेलीगेट से एक चीज की रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने सेफ्टी के बैकग्राउंड को एक दफे के लिए साइड पर रखें। उससे फायदा ही होता है, यू आर एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है? अगर आप लोग अपना माइंड एक जगह पे कन्फाइन कर लेंगे ना, फिर आपका माइंड उससे बाहर नहीं चलेगा, सही है? मैं आपको बोलता हूं कि आपने लोटो अप्लाई करना है, यार आप कब लोटो अप्लाई करें? द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इनटू योर माइंड इज, अगर मैंने किसी इक्विपमेंट पे कोई काम परफॉर्म करना हो, राइट? वरना मुझे क्या जरूरत है लोटो परफॉर्म करने की, राइट? अब वो काम की नौयत हो सकती है, दैट वर्क कुड बी ऑफ डिफरेंट और वर्सेटाइल नेचर। नंबर 1 could be a regular maintenance. If you want to write it down, you can write it down, okay? Number 1 is regular maintenance or periodic maintenance. Number 2 is any sort of upgradation. Number 3 is cleaning processes. Number 4 is degreasing processes. Degreasing processes usually hydraulic presses में होता है, ठीक है? उनकी डाइस को आप डिग्रीस करते हैं. And number 5, what is the number 5 thing which you can come up with? मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दे दिए, एक आप अपनी तरफ से ऐड कीजिए सारे। Can you repeat these 4 numbers? Regular maintenance, ये अगर आप लोग बताएं, it will be very proud moment for me कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को। No ideas? Just come up with some numbers. I'll correct you if it's wrong, okay? बड़ा रूटीन प्रोसेस होता है ना, आप सही जाते हैं। मैं एक्चुअली पहले उन चीजों को कवर कर रहा हूं जो रूटीन मेथड्स या प्लान प्रोसेसेस है। मैंने इसमें नेक्स्ट कहा, ठीक है? ये सारे अभी जो बता रहे हैं प्लान प्रोसेसेस हैं। आप इनको जरा नोट कीजिए, अभी तक मैंने आपको जितने बताए इन सब प्रोसेसेस की प्लानिंग होती है। और आखिरी प्लान प्रोसेस की जो आप एग्जांपल दे सकते हैं वो ये प्रोसेस की एग्जांपल हो सकती है कि आपने कहीं कोई रिफिलिंग करनी। रिफिलिंग यूजुअली ये जो टर्म है रिफिलिंग की इतनी अच्छी टर्म नहीं समझी जाती, इतनी प्रोफेशनल टर्म नहीं समझी जाती। मैं ये चाहता हूं कि जब मेरे डेलीगेट्स क्लास अटेंड करके अपनी फील्ड में जाएं तो उनका आंसर बाकियों से थोड़ा डिफरेंट हो। दे शुड स्टैंड आउट। सो यू कैन राइट अ वेरी परफेक्ट टर्म फॉर रिफिलिंग। किसी भी किस्म के लिए, पानी भरना है पानी निकालना है, फ्यूल भरना है फ्यूल निकालना है, गैस भरनी है गैस निकालना है, व्हाटएवर द थिंग इज, केमिकल भरना है केमिकल निकालना है, यू कैन जस्ट राइट इट कमिश्निंग एंड डीकमिश्निंग और कमिश्निंग एंड रीकमिश्निंग। यू कैन राइट ऑफ एनी वेसल, कमिश्निंग और रीकमिश्निंग ऑफ एनी वेसल, राइट इट डाउन। इसमें आप याद रखिएगा, अगर मैं आपको डायरेक्टली कमिश्निंग और रीकमिश्निंग बताता तो शायद आप इस रीफिल और फिलिंग को ना समझ पाते, राइट? लेकिन मैंने आपको उसका बॉटम लाइन बता दी कि रिफिलिंग और फिलिंग को हम
ये प्रोसेस का नाम देते हैं। इसका जो प्रॉपर सेफ्टी का नाम है कमीशनिंग और रिकमीशनिंग। अगर आपने एक टैंक के अंदर कुछ भरना है या निकालना है, अगर आपने एक टैंक को खाली करना है उसके बाद उसको स्क्रैप करना है, तो उसको कहते हैं कमीशनिंग और डीकमीशनिंग। ओके, अंडरस्टूड? ये अभी तक हो गए सारे प्लान। अब मैं सर की बात को कंटिन्यू करता हूँ। सर ने बोला था कोई स्पॉन्टेनियस मेंटेनेंस। ओके, यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कोई अगर स्पॉन्टेनियस मेंटेनेंस भी है ना, तो वो इस तरह नहीं होती कि ऑल ऑफ अ सडन आपको करनी पड़े। उसके लिए भी एक छोटा सा प्लानिंग फेज होता है, जिसको आप कहते हैं इंटरमिटेंट प्लानिंग फेज। ओके, इसके लिए हम लोग एक करते हैं लास्ट मोमेंट रिस्क असेसमेंट, जिसे हम कहते हैं। कभी कभार हम लोग परफॉर्म करते हैं। एंड व्हेनेवर देयर इज अ प्लानिंग ऑफ सम सॉर्ट, ठीक है, और मेंटेनेंस के अंदर यूजुअली होता है कि लाइफ स्पैन का आइडिया आपको होता है और आपको पॉसिबल कॉज का भी पता होता है। ये सारी चीजें साथ साथ होती हैं। अगर आपका एक प्लांट में इक्विपमेंट है उसका फेल हो गया, वो फेलियर उसका आ गया, you as a safety officer will surely have the manual for that, right? आपके पास उसके मैनुअल्स होंगे। अब फॉरन मैनुअल उसका लुकअप करेंगे और आप 1 2 3 4 कॉजेस पे पहुंच जाएंगे कि ये 3 4 कॉजेस हो सकती हैं इनमें से, राइट? इज दैट करेक्ट? उसके बाद आप परफॉर्म करेंगे, यू विल हैव सम आइडिया, राइट? एक जो लास्ट चीज है जो बिल्कुल अनप्लान्ड होती है, उसको कहते हैं अगर किसी किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन होना है। अगर किसी किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन होना है, उसके अंदर अगर आपको लोटो प्रोसीजर अप्लाई करना पड़े, तो वो जो प्रोसीजर होता है उसको आप एब्रप्ट या स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं। और यूजुअली जो रेस्क्यू टीम लोटो अप्लाई करती है, दे आर नॉट नोइंग व्हाट दे आर डीलिंग विद अनलेस एंड अनटिल दे गो इनटू इट, स्टेप इनटू इट। ऐसा है या नहीं? थोड़ा सा मुझे बताइए, आप इससे एग्री करते हैं? आप लोग हैं प्रोफेशनल्स, आपके पास एक इक्विपमेंट है XYZ इक्विपमेंट, मैं किसी स्पेसिफिक नहीं हो रहा, किसी भी इक्विपमेंट को लेकर आपको उसका डिवाइस नॉलेज होगा। मैं अभी आपको चल के आगे बताऊंगा डिवाइस नॉलेज किस कैटेगरी के अंदर आपको होगा। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मैं एक रेस्क्यूअर हूँ, मेरा प्राइमरी मकसद रेस्क्यू है। हाइड्रोलिक प्रेस में बंदा फंस गया, उसकी टांग क्रैम्पल हो गई, मुझे हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में कभी नहीं बताया गया। मुझे क्या बताया गया? मुझे जेनेरिक प्रिंसिपल्स बताए गए लोटो के। जेनेरिक प्रिंसिपल्स अभी आप लोग पढ़ेंगे, आइसोलेशन किस तरह करना है, किस चीज को टारगेट करना है और कहां पे लोटो अप्लाई करना है, मुझे ये चीजें पता हो। आई विल कम अप टू यू, आई विल क्विकली आस्क फॉर द इंस्ट्रक्शन मैनुअल और डोनर्स मैनुअल ऑफ डिवाइस। मैं आपसे लेके जाऊंगा एंड इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज जस्ट ऑप्शनल इफ यू हैव टाइम। अगर ब्लड लॉस कम है, इमीडिएट इंजरी नहीं है उसको, तो ऐसी इंजरी है कि वो थोड़ी देर वहां पे रह सकते हैं, और डिवाइस ऐसी स्टेट में है कि उसमें उसका प्रेस करके और फिर वहां पे स्टेबल है। ऐसा नहीं कि ऊपर आपने दोबारा लग रही दोबारा उसमें, फिर मैं आपके पास नहीं आऊंगा इंस्ट्रक्शन मैनुअल देने के लिए। अंडरस्टूड? रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये वाहिद चीजें हैं जो कहने के आप एक स्पॉन्टेनियस तौर पर आती है। अब मैं सर की बात को कंटिन्यू करता हूं। एक आखिरी प्रोसेस है जिसके अंदर आपको इंटरमिटेंट प्लानिंग की जगह मिल जाती है, स्पेस मिल जाती है। वो है इन केस ऑफ एनी लीकेज या ब्रीच। अगर आपके डिवाइस के अंदर या आपकी डिवाइस की वजह से या आपकी डिवाइस की कनेक्टिंग लाइंस को कोई लीकेज या आपकी डिवाइस के किसी टैंक के अंदर कोई ब्रीच हो गया, उसके लिए आपको एक छोटा सा इंटरमीडिएट प्लानिंग फेज मिल जाता है। यू माइट हैव अ 10, 20, 30% आइडिया कि आपने लोटो कहां अप्लाई करा। ये आपकी बात को मैंने कंटिन्यू, करेक्ट? ओके, दैट यू कैन से एज स्पॉन्टेनियस मेंटेनेंस, या हम इसको कहते हैं जुगाड़। वक्ती तौर पर जुगाड़ करके सेट करते हैं, देन अगेन यू गो फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस एंड प्रॉपर रिपेयर। करेक्ट? डू यू एग्री विद मी? अभी तक आप एग्री कर रहे हैं? किसी को कंफ्यूजन या डाउट हो तो मुझसे पूछ लें। नो? ओके, then is who. By who I mean who will carry out the Lotto process. Lotto process कौन सा बंदा कैरी आउट करेगा? नेक्स्ट सवाल हमारा ये आता है। So first of all, when it comes to any process, generally I am asking welding, grinding, cutting, confined space entry, work at height, safety professionals, safety auditing, risk assessment, anything. Who does a job? कौन सा बंदा मुनासिब बंदा होता है जॉब करने के लिए? You use the word, you use the term earlier. आपने ये टर्म यूज कर चुके हैं, जिसको मैंने आपको कहा था स्टॉप competent person. Competent person. All of you agree? Okay. So, Mr. Shazib, right? Yes. Mr. Shazib, can you define a competent person? Yes. Which have specific, we use the word CAT. Yes. K-A-T-E. I told you right in the Yes. last lecture. Yes. Very good. You remember it. That's very nice. Okay. Yes. CAT. Which Okay. have a knowledge, Okay. ability, Okay. training, Okay. and last one is Experience. experience.
All of you agree? All of you agree. What I would like to add is when it comes to ability, I'll just give an example. For example, if I have knowledge, I have the knowledge, okay? I have the adequate amount of training. I have a reasonable amount of experience as well. But let's say, God forbid, I am impaired, physically impaired, I don't have a leg. Am I a competent person? I'm not. So first of all, in ability, make two sections, okay? One is physical ability. It's very important. If a person is not physically able, he is not considered a competent person. Correct? Do you agree with this? Okay. Last thing, what if I have the proper knowledge, I am physically fit as well, okay? Physically able as well, I have the training, right amount of experience as well. But for some certain personal reasons, I usually am not in a good mental health. Yeah. Am I a competent person? No. So right? Very important. So in ability section, you have to define two things, physical and mental. Okay? So from next time, a lockout tag or process will be applied by a person who is competent, and when it is asked what is the definition of competent, you will write the word CATE. As I told Mr. Shazeb in the last lecture, that CATE, you can remember the word CATE. CATE means knowledge, ability, both physical and mental. T, proper training. E, experience, adequate amount, reasonable amount of experience. Understood? Everybody agrees with this? Yes. Any confusion in this? Clear? I should ask some questions. मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूँ इसमें से? आप सब कह रहे हैं कि क्लियर है, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। चलिए। अब आप मुझे ये बताइए, नॉलेज जब मैं कहता हूँ आपको, नॉलेज जो पहला चीज है के, और जो मैं आपको तीसरी चीज बता रहा हूँ ट्रेनिंग, इसमें फर्क क्या है? नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, ट्रेनिंग वो चीज जिसमें आप परफॉर्म करते हैं। आप अभी कुछ परफॉर्म करेंगे यहाँ पे? ये ट्रेनिंग है? ये तो अवेयरनेस ट्रेनिंग तो है, अवेयरनेस की ट्रेनिंग तो है। अब मैं जो हूँ, कल मैं एचडी की ट्रेनिंग देकर आया हूँ उसके अंदर, और एक अगर करेक्शन वहाँ हुई तो आप अपने आप को करेक्ट भी कर लीजिएगा। जब आप किसी भी सेफ्टी पर्सनल या सेफ्टी की फील्ड में जब भी किसी से पूछेंगे कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है, तो ये चार चीजें आपको बताएगा, क्योंकि रटी रटाई चीजें चार चीजें। उसमें जो पहली चीज नॉलेज है, व्हेन वी से नॉलेज, इट इज स्ट्रिक्टली, बहुत स्पेसिफिकली ही इज टॉकिंग ओनली अबाउट योर एकेडमिक सर्टिफिकेशन। आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेशन, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। क्लियर? अब मेरा आप लोगों से सवाल यह है कि जब आप लोग ट्रेनिंग करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जब आप लोग अपनी डिग्री करते हैं तो वो भी एक सर्टिफिकेट होता है। उस सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट में फर्क क्या होता है? थोड़ी स्पेसिफिक होती है, ब्रॉड होती है। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। आपको कभी किसी ने एफएससी में, मैट्रिक में, इंजीनियरिंग में ये बताया है कि लॉक और टैग और डिवाइस इस्तेमाल किस तरह करते हैं? नहीं बताया। आपको कभी किसी ने ये बताया है कि मल्टी गैस फिल्टर इस्तेमाल किस तरह करते हैं? नहीं बताया। ये चीज आपको ट्रेनिंग में पता चलती है। ओके? ये आपको चीजें ट्रेनिंग में पता चलती है। नंबर वन डिफरेंसेस, ये जॉब स्पेसिफिक होता है, टास्क स्पेसिफिक होती है ट्रेनिंग। जो आपकी एकेडमिक्स होती है वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में चीज होती है, नंबर वन। नंबर टू, जो आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेशंस होती हैं वो ऑलवेज टेन्योर बेस्ड होती है। ठीक है? वो टेन्योर बेस्ड होती है। और आपकी जो ट्रेनिंग है, इसका टेन्योर जो होता है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे स्पेसिफाई किया जाता है। अगर आप मुझे ये ट्रेनिंग बोले तो मैं आपको 4 दिन में भी दे सकता हूँ, एक घंटे की पर डे में आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। अगर आप मुझे बोले मैं एक दिन में 4 बैचेस को भी दे सकता हूँ। अंडरस्टूड? इसमें टेन्योर की कंपल्शन नहीं होती, जबकि एकेडमिक्स में टेन्योर की कंपल्शन होती है। अगर आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, क्या आप 6 माह में इंजीनियरिंग कर सकते हैं? कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं करने देगी। अंडरस्टूड? टेन्योर बेस्ड एंड वेरी ब्रॉड, whereas it is not tenure based, not tied to a tenure। जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं, करना चाहे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आपकी कंपनी है आपकी ट्रेनिंग का स्पेसिफाइड पीरियड अलॉट कर। अब आपको पता चलेगा कि व्हेन इट सेज नॉलेज, तो उसका मतलब होता है स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक नॉलेज। ओके, अभी मैंने आपको ये गेट की एग्जांपल दी, मैं लॉक आउट टैग आउट पर आ जाता हूं। व्हेन इट कम्स टू लॉक आउट टैग आउट और एनी अदर स्पेसिफिक सेफ्टी टास्क, ये डेफिनेशन गलत है। आप लोग आज तक जो ये पढ़ते आ रहे हैं, ये गलत है डेफिनेशन। एनीथिंग दैट इज इनकम्प्लीट उसको गलत समझा जाता है, राइट? जो चीज ना हो कंप्लीट हो उसको गलत समझा जाता है। ओके? अब इसमें एडिशन क्या होगा? इसमें 5 चीजों का एडिशन होगा, तब जाके ये प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी। अब मैं उन 5 चीजों का एडिशन करता हूँ।
आपके पास नॉलेज है, मतलब आपके पास अपनी एकेडमिक सर्टिफिकेशंस हैं, आप माशाल्लाह एबल भी हैं, मेंटली फिजिकली आप एबल भी हैं, आप अभी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं लोटो की, वेरी गुड। आपको डिवाइसेस दिखाई जाएंगी, लोटो डिवाइसेस कौन कौन सी यूज होती हैं आपने देखी, आपके ऑफिस में आपने वो भी देखी, आपने एक अच्छा खासा टाइम उस पर एक्सपीरियंस के लिए लगा। आप कॉम्पिटेंट पर्सन हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन, हैं आप कॉम्पिटेंट पर्सन? हो गए ना, कॉम्पिटेंट हो गए, मानते हैं सारे। अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, मैं ऑयल एंड गैस फील्ड का मैं इंचार्ज हूँ, आप मेरे पास लॉकआउट टाइम और प्रोसीजर अप्लाई करने आ रहे हैं, या लेट्स से ऑयल एंड गैस का नहीं, किसी हसास फैसिलिटी का मैं इंचार्ज हूँ, आप मेरे पास लॉकआउट टाइम आउट करने आते हैं, मैं कहता हूँ सर आप आ जाइए प्लीज, लेकिन आपके डिवाइसेज नहीं साथ आ सकते, डिवाइसेज हम आपको प्रोवाइड करें। अब आपने लॉकआउट टैग आउट की डिवाइस का पर्टिकुलर मॉडल यूज किया, मैं आपको एक नया मॉडल देता हूँ, आपके पास नॉलेज होगा उसका, अब आप कॉम्पिटेंट हैं या नहीं? चलिए, क्या चीज आती है? डिवाइस नॉलेज। और ऐसे सिनेरियो में आप क्या करते हैं? यू आर लीगली ऑब्लाइज्ड टू आस्क फ्रॉम मी, आस्क फ्रॉम द क्लाइंट, प्लीज मुझे इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल दीजिए या ओनर्स मैनुअल दीजिए। तो राइट डाउन, गेट के अलावा जो अगली चीज है वो है डिवाइस नॉलेज, राइट इट डाउन। अब लोटो के डिफरेंट डिवाइस हैं, हर ब्रांड अपना अपना अलग अलग डिवाइस बनाता है लोटो। ये ट्रेनिंग के हम लोग आपको हर डिवाइस के बारे में नॉलेज नहीं देंगे, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस यू आर यूजिंग। आई विल जस्ट गिव द जनरल नॉलेज, और उसके बाद आपने प्रोसेस करना होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या। थर्ड पॉइंट में आपको बताऊंगा आपने क्या करना होगा, तब आप बिल्कुल कॉम्पिटेंट पर्सन बन सकते हैं, राइट। सो राइट डाउन डिवाइस नॉलेज, इक्विपमेंट नॉलेज, कुछ भी लिख लें, डजंट मैटर, करेक्ट। आप मुझसे एग्री कर रहे हैं? कोई भी ऐसा बंदा हो जो मुझसे एग्री ना करे तो मुझे प्लीज हाथ खड़ा करके बताएं, क्योंकि अगर आपके जहन में डाउट रह गया तो आप इस चीज को परस्यू नहीं कर पाएंगे, राइट। ओके, अब हमें पता चल गया कि एक तो वो चीजें होंगी 4, उसके बाद एक डिवाइस नॉलेज भी चीज आ गई, राइट। अच्छा, कि आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास एबिलिटी भी है, आपके पास ट्रेनिंग भी, आपके पास एक्सपीरियंस भी, आपको डिवाइस का नॉलेज भी पता है, आपको डिवाइस का नॉलेज भी आपके पास आ गया है, सही है। अब जब आप डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, अब मैं एक नेक्स्ट चीज की तरफ आ जाता हूँ। मिसाल के तौर पे आप एक गैस डिटेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस गैस डिटेक्टर ने आपको ये बताना है कि यहाँ पे जब ऑक्सीजन लेवल एक खास सडन से ऊपर जाएगी या कोई हैजर्डस गैस 10% से ऊपर जाएगी तो वो बीप करेगा, राइट। जनरल सी बात है, ये 10% आपको किस तरह पता चलेगा? उसके मीटर से नहीं पता चलेगा। आपने जो अपनी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ली होगी ना, उसमें आपको कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़ाए गए हैं। ओशा एक स्टैंडर्ड, ठीक है, एनएफपीए एक स्टैंडर्ड, यूरोपियन यूनियन का एक स्टैंडर्ड, आईएसओ एक स्टैंडर्ड, ये पढ़े हुए ना आपने सब, किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ उनके क्लॉजेस पढ़े हुए। क्यूसीएस का कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड, आपके अपने ऑफिस में भी उसका फाइल पड़ा होगा, है ना इस तरह। डू यू एग्री विद मी? क्यूपी स्टैंडर्ड है, रासलाफान के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, ये मैं इस पर आता हूं डिटेल में। आपको नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड होना आपको पता चाहिए, ग्लोबली क्या चीज फॉलो हो रही है आपको पता होना चाहिए। लिखिए, ये 5वीं चीज है, आपको स्टैंडर्ड्स जो है ना, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का नॉलेज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ग्लोबल नॉलेज का स्टैंडर्ड्स नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा उसका नॉलेज, तो आपकी कभी भी टास्क नहीं बना सकते, आपका रेफरेंस पॉइंट कोई नहीं होगा। अब रेफरेंस पॉइंट किसके लिए हो, मैं भी आगे डेफिनेशन दे रहा हूं। मीनवाइल आप लोग एक काम कीजिए, जो मैंने आपको पॉइंट लिखवा रहा हूं आप ये देखिए, ये ऊपर वाले किसी पॉइंट से कंसाइड तो नहीं करते या उस कैटेगरी के अंदर तो नहीं लाए करते। जरा देखिए और मुझसे डिस्कस कीजिए कि सर ये तो उस वाले कैटेगरी में भी लाई कर सकते हैं। नॉलेज मैंने आपको बताया था स्ट्रिक्टली एकेडमिक बेस्ड, स्ट्रिक्टली एकेडमिक, सिर्फ आपकी पढ़ाई लिखाई पढ़ाई और डिग्रियां ले, इसी डिग्री के अंदर आपने स्टैंडर्ड बताया था, मैंने तो नहीं पढ़ा, इसी डिग्री में स्टैंडर्ड नहीं बताया। बहुत ही हद हो गई तो सिर्फ एक नाम कोट कर दिया जाता है एनएफपीए, वो भी इंतहाई पूरी स्पेसिफिकली इंडिया में मेरा ख्याल से भी लोग सेफ्टी की डिग्री शुरू कर रहे हैं, उसके अंदर 1-2 दफा कोट करते हैं, दैट्स इट। अगर आपको पता करना है स्टैंडर्ड क्या होगा, तो स्टैंडर्ड जब आप डाउनलोड करेंगे तो 500-600 पेज का डॉक्यूमेंट है पूरा, और वो फिर आप पढ़े तो उसको कहते हैं नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सिर्फ नाम देख लिया और मुझे स्टैंडर्ड आ गया, नो, दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड। वर्क एट हाइट का 1.8 मीटर का स्टैंडर्ड है, पता है आपको? ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्यूसीएस का बताया, इंटरनेशनली 1.8 मीटर की जरूरत नहीं है, अपडेट हो चुका है, रिवाइज हो चुका है 2000 साल। अब
जरूरत ही नहीं है हमें 1.8 कोई भी लेवल हो जिसके ऊपर आप खड़े हैं और अगर आप वहां से गिरे, आपको चोट लग जाए, आपकी डेथ हो जाए, इट इज कॉल्ड वर्क एट हाइट। बहुत सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूं, बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ दीवार में ड्रिल कर रहा हूँ, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक करता है, पीछे की तरफ गिरता हूँ, मेरे साइज के ऊपर लगकर मेरी डेथ हो जाती है। इट इज वर्क एट हाइट। अब वर्क एट हाइट इसकी ये हो गई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। इसकी लॉजिकल एग्जांपल ये है, आपकी वेस्ट डाउन से, आप सबकी वेस्ट डाउन से नीचे अगर आपको कोई चीज ठोक जाए, कोई चीज घुस जाए आपकी बॉडी के अंदर, या आपको कुछ टांग कट जाए, आपकी डेथ नहीं होगी। आप लोटो ऑफिसर हैं, लोटो सुपरवाइजर हैं, आप एक जगह पर जाते हैं और आपको ये कहा जाता है कि देखिए अगर आपने किसी फ्लैंज को, कोई पाइपलाइन को अगर आपने आइसोलेट करना है तो आप उसके अंदर एक ब्लैंक फ्लैंज लगाएंगे या ब्लैंक स्लाइड लगाएंगे उसके अंदर, ठीक है। ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अगर आप यही स्टैंडर्ड लेकर रासलाफान में जाएंगे, ऑयल इंडस्ट्री में जाएंगे, अगर किसी का चक्कर लगाओ, वो लोग कहते हैं हम लोग ब्लैंक फ्लैंज नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? हम एक पिन होल फ्लैंज लगाएंगे। अभी बताऊंगा आगे चल के पिन होल फ्लैंज क्या होती है। पिन होल फ्लैंज के अंदर एक डिस्क होती है, उसके छोटा सा होल होता है। अब वो क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो आइसोलेशन में पहले अपनी लाइंस को करते हैं खाली और उसके अंदर भरते हैं वैक्यूम, उसके अंदर सारा एयर सपोर्ट करते हैं, उसमें होता है वैक्यूम, और वो छोटा पिन होल होता है, छोटा सा होल होता है डिस्क के अंदर, उसके पीछे लगाते हैं छोटा सा सेंसर। अगर वैक्यूम में जरा सा भी डिसरप्शन आता है, उन्हें पता होता है पीछे लीकेज हो और अपना काम रोकते हैं। ये स्टैंडर्ड उन्होंने, ये अपना स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया है ग्लोबल स्टैंडर्ड को माइंड में रखते थे। और ग्लोबल स्टैंडर्ड ने कभी नहीं डिफाइन किया कि आप ब्लैंक फ्लैंज सिर्फ लगाएं। वो कह सकता है आपने सिर्फ सेफ सिस्टम और लीकेज को अवॉइड करना। उसने एक लाइन लिख दी, उसकी तशरीह करना आप लोगों का काम है कंपनी। जो कंपनी अपनी पॉलिसीज जो अपने स्टैंडर्ड्स बनाते हैं उनको कहते हैं पॉलिसी। अब आपके पास नॉलेज ऑफ पॉलिसी भी होना बहुत जरूरी है कि आपकी कंपनी क्या पॉलिसी फॉलो कर रही है। आप लोग बीइंग एम्प्लॉयज, आपका लीगल ऑब्लिगेशन है, आपका लीगल राइट है, आप अपनी कंपनी से जाएं और बोले मुझे मेरी कंपनी पॉलिसीज दो। वो आपको पीस ऑफ डॉक्यूमेंट देंगे तो रेड कॉपी तकरीबन 300 पेजेस का है। आप वो पढ़ेंगे, आपको फिर पता चलेगा हमने क्या यूज करना है, किस तरह यूज करना। और यूजुअली पॉलिसीज जो होती हैं वो डिराइव की जाती है स्टैंडर्ड्स, कभी भी उनसे डेविएट नहीं करते। बहुत इजी होता है, किसी भी स्टैंडर्ड को उठा के बता दीजिए हमारी पॉलिसी है। आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत अरसे तक ये शो होता रहा था कि वी फॉलो QCS। आप एक लोटो सुपरवाइजर हैं, आप एक लोटो सुपरवाइजर है, आपके पास ऊपर दी गई सारी चीजें अवेलेबल है, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। आपने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके अंदर आपने लोटो प्रोसेस अप्लाई करने जा रहे हैं। लेट से कोई केमिकल पाइपलाइन जा रही है, उसका एक सेक्शन खराब हो गया, उसके ऊपर आपने परफॉर्म करना है कुछ टास्क, रिपेयर और परफॉर्म करना है। तो ज़ाहिर है उसको पहले आइसोलेट करेंगे ताकि उसमें से लिक्विड फ्लो बंद हो। उसके बाद जो भी कंपनी पॉलिसी के हिसाब से उसके ऊपर आप प्रिकॉशंस लेकर अपना लॉकआउट टाइप डिवाइस अप्लाई करेंगे, राइट। अगर आपको ये ना पता हो कि उस पाइपलाइन में कौन सा केमिकल आ रहा है और उसकी क्या हैजर्डस प्रॉपर्टी, तो क्या आप ये काम सेफली कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब ये किस कैटेगरी में है? ये कैटेगरी में आता है कि आपको अपनी कंपनी के प्राइमरी ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, आपकी कंपनी में ऑपरेशन किस टाइप का हो रहा है। ये एक इनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये सेम मेडिसिन बना रहे होंगे मे बी डिफरेंट तरीके से। आपकी अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी, आप वही मेडिसिन बना रहे होंगे डिफरेंट केमिकल यूज करके। आपके केमिकल के हैजर्ड्स और होंगे, इनके केमिकल के हैजर्ड्स और होंगे। आप लोटो सुपरवाइजर हैं, सर्टिफाइड लोटो सुपरवाइजर हैं। अब आप किस तरह जज करेंगे कि इनका केमिकल ज्यादा डेंजरस है, उस पर किस किस्म का मैंने लोटो अप्लाई करना है और उनका केमिकल किस तरह का, उस पर किस तरह करना है। ना ही आपको पॉलिसी में पता चलेगा। पॉलिसी में हद हो गया तो आपको केमिकल का नाम पता चल जाएगा, या आपको कुछ एक चीज है जिसको कहते हैं, दो चीजें आपको पता चल जाएंगी। एक होता है GHI ग्लोबल हैजर्ड इंडेक्स, या तो वो पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा हो गया तो आपको पता चलेगा सेफ्टी डेटा शीट पता चल जाएगी, दैट्स इट। उसके बाद आपका काम शुरू होता है, आपको पता नहीं कंपनी का ऑपरेशन क्या। बहुत छोटी सी एग्जांपल एक और दे देता हूँ। आप एक कंपनी रन करते हैं जो वाटर फिल्ट्रेशन करती है, और वाटर फिल्ट्रेशन के लिए जो बेस्ट प्रोसेस होता है रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। ओके, ये रिवर्स ऑस्मोसिस से प्लांट को, पानी को ट्रीट करते हैं और पैक करके बेचते हैं। आपके पास प्लांट है, आप नॉर्मल सेडिमेंट फिल्ट्रेशन करते हैं, मतलब उसको लेयर्स में से गुजारकर करते हैं। इनके यहाँ अगर आपने लॉकआउट प्रोसेस अप्लाई करना है तो इनके टोटली डिफरेंट होंगे। इनका तो इलेक्ट्रिकल का तो दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस में तो होता है इलेक्ट्रिकल और यूवी रेजेस, डिफरेंस आ गया दोनों में। आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी कंपनी के प्राइमरी ऑपरेशंस क्या है और इनकी कंपनी के प्राइमरी ऑपरेशंस। ये लिखिए, कंपनीज ऑपरेशन, प्राइमरी ऑपरेशंस लिख लीजिए, ऑफ कंपनी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लियर? अब आपके पास ये ऊपर दी गई सारी चीजें हैं, और एक लास्ट चीज आपको जो पता होनी चाहिए, वो मैं उसको जल्दी से समअप कर देता हूँ, आप माशाल्लाह उसको पिकअप कर लेंगे।
कंपनी में लोटो सुपरविजन परफॉर्म करने जा रहे हैं, उस कंपनी के नियर बाय प्रोसेसेस क्या है, उस कंपनी के नियर बाय प्रोसेसेस क्या है, उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, इसकी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप लोग सोचिए और आप मुझे या तो ये बताइए कि जी हाँ ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, या आप मुझसे आर्गुमेंट कीजिए कि नहीं ये इंफॉर्मेशन हमें जरूरी नहीं। ये है टोटल 5 चीजें केट के अलावा जो आपको कॉम्पिटेंट पर्सन बनाते हैं। अब आपको समझ आ गई। अब जब आप किसी को ये चीजें बताएंगे तो आप कह सकते हैं कि अगर इस बंदे में ये सारी चीजें हैं तो ये कॉम्पिटेंट पर्सन है, अगर उसमें सारी चीजें नहीं है तो कॉम्पिटेंट, एक भी चीज में से मिसिंग है तो कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है। अब अगर आप लोग डिसएग्री करते हैं तो बताइए, हम उससे बहस करें, अगर एग्री करते हैं तो मूव ऑन करें। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब मैंने आप लोगों को चीज लिखाई थी, लोटो एक रिडंडेंट प्रोसेस है। रिडंडेंट का मतलब है बैकअप ऑफ बैकअप, बैकअप ऑफ बैकअप। इसकी तशरीह क्या है, इसकी तशरीह क्या है, इसकी तशरीह ही आपको बता देगी कि लोटो एग्जैक्टली क्या है, फिर हम लोटो डिवाइसेस की तरफ चलेंगे। ओके, सो लॉग आउट टैग आउट, ये आपकी ट्रेनिंग का काम है। इसमें एक पार्ट है लॉग आउट और एक पार्ट है टैग आउट। पहले हम लोग समझते हैं रिडंडेंट सिस्टम होते हैं। आप लोगों ने सबने प्लेन में ट्रैवल किए, डू यू थिंक प्लेन को एक ही कंप्यूटर चला रहा होता है? नहीं। किसी भी स्पेस प्रोग्राम को, किसी भी प्लेन को, किसी भी हसास रिएक्टर को, किसी भी जनरल हाई रिस्क ऑपरेशंस को एक चीज मॉनिटर नहीं करनी होती, उसके अंदर एक सिस्टम लगे होते हैं जिसको कहते हैं काउंटर फीडबैक सिस्टम। काउंटर फीडबैक सिस्टम्स का यह पर्पस होता है कि अगर एक सिस्टम अपनी जगह से डेविएट करे तो दूसरा सिस्टम उसको ऑटो करेक्ट करे, और ऐसे फिर ऐसे कई सेट लगे होते हैं, 4 5 6 8 सेट लगे होते हैं, सारे एक दूसरे को फीडबैक दे रहे होते हैं। अंडरस्टूड? इसका एक बहुत अच्छा निजाम अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखा है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर फीडबैक का एक बहुत अच्छा निजाम रखा है। वो अच्छा निजाम क्या है तो बता सकता है? अगर आप इस तरफ गिरने लगेंगे फौरन आप अपना वेट इस तरफ शिफ्ट करेंगे, छुएंगे आप उसका एक रिएक्टिव मेजर लेंगे, फौरन आप रिएक्ट करेंगे, रिकॉइल करेंगे आप। और क्या, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ये आपके दिमाग से आती है। दिमाग में चीजें अल्लाह ताला ने डाली। तो नेचर जो है इट्स वेरी ब्यूटीफुल वंस यू स्टार्ट टू स्टडी। और इस काम को करने के लिए हमें बहुत पैसा लगाना पड़ता है, अगर ये काम कंप्यूटर से ऊपर है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अब जो लोटो होता है इट्स अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ रिडंडेंट सिस्टम, और रिडंडेंसी किस चीज को टारगेट कर रही होती है? ह्यूमन एरर। गलती से कोई बंदा कुछ प्रेस कर ऐसा उसमें करते हैं, उसके अंदर हम लोग 3 या 4 चीजें यूज करते हैं। पहली चीज लिखिए ई, लेटर ई लिखिए, कैपिटल ई, और इसका मतलब होता है एलिमिनेशन। हम लोग ऐसा प्रोसेस डिजाइन करते हैं कि हम लोग एलिमिनेट कर सकें कि कोई भी किस्म का ऑपरेशन इनिशिएट ही ना करे। ओके, एलिमिनेशन। नंबर 2, अगर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते तो आप उसको रिड्यूस करें, आर लिखिए। आर से मतलब रिड्यूस करें, जितना मैक्सिमम आप रिड्यूस कर सकते हैं उसको रिड्यूस करें। अगर आप उसको रिड्यूस भी नहीं कर सकते तो फिर आप आई लिखें। आई का मतलब उस सिस्टम को आप आइसोलेट कर दें, उसको आप आइसोलेट कर दें। अगर आप उसको आइसोलेट भी नहीं कर सकते लेट से, फिर आप अगली चीज लिखें जिसको आप कहते हैं कंट्रोल मेजर। अब आप देखिए आपकी हायरार्की, आपकी प्रायोरिटी में कंट्रोल मेजर कहां जाके आता है। यूजुअली व्हाट मिस्टेक यू गाइस मेक इज, जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि हम लोटो में सबसे लोटो को क्या डिफाइन करते हैं, हम लोटो किस तरह परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले कहते हैं हम उस पे लॉक लगाते हैं। गलत। ये कंट्रोल मेजर। जब मैं आपसे कहता हूं कि सर बाहर जो है कोई हैजर्डस एनवायरनमेंट है, आप लेट्स से किस तरह जाएंगे, या आपने टैंक में एंटर होना है, उसमें कोई गैसेज है तो किस तरह, सबसे पहले आप मुझे यही बोलेंगे मैं ब्रीथिंग एपरेटस बंद मारने चला जाऊंगा। देखिए जो पीपीई है ना, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। दैट इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इससे पहले आपने ये सारे काम करने हैं, और ये सिर्फ लोटो पे स्पेसिफिक नहीं है, ये तकरीबन हर चीजों पर आता है। अब आ जाइए लोटो प्रोसेस करता है। लोटो में पहला पार्ट है लॉकआउट। जब मैंने आपको कोई काम करने से रोकना है तो मैं 2 किस्म की चीजों को मॉनिटर करूंगा। पहली चीज मैं आपको फिजिकली रोकूंगा, मैं आपको फिजिकली रोकूंगा। जो चीज फिजिकली रोकेगी उस पार्ट को हम कहते हैं लॉक आउट। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है, ठीक है, वो हम करते हैं एक
मैसेज प्रोवाइड करते हैं। मैं मैसेज को डिफाइन करूंगा। अभी हम एक मैसेज प्रोवाइड करते हैं, वो जो मैसेज होता है उसको हम कहते हैं टैग आउट। तो ये दो प्रोसेस मिलके एक सिस्टम बना। ओके, क्लियर? अब आप हम देखते हैं सबसे पहले लॉक आउट। जब आप लॉक आउट प्रोवाइड करते हैं तो आप ये लिखिए कि लॉक आउट क्या प्रोसेस है? एक फिजिकल रिस्ट्रेन है या फिजिकल बैरिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग समथिंग। अब जाहिर बात है, जब आप फिजिकल बैरिकेशन की तरफ जाएंगे या फिजिकल रिस्ट्रेन की तरफ जाएंगे तो कोई ना कोई लॉकिंग डिवाइस आप यूज करेंगे ना, ताकि कोई बंदा यूज ना कर सके और कोई बंदा यूज ना कर सके। जब आप लोगों ने फिजिकल आइसोलेशन करनी है, फिजिकल बैरिकेशन करनी है, फिजिकली किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करना है लोटो के अंदर, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अब जो आपने नोट करना है, मैं आपको पहले शॉर्ट बताऊंगा, फिर मैं आपसे कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा जिससे आपको फर्दर क्लियरेंस हो। ठीक है? ऑलवेज आपने टारगेट करना है, सर आप सुनिए, ठीक है ना, आपके लिए बहुत जरूरी है, आपने टारगेट करना है एनर्जी सोर्स। ऑलवेज टारगेट एनर्जी सोर्स। आप लोग अपने कैरियर में ये मिस्टेक करेंगे, विच इज परफेक्टली फाइन, आई एम डूइंग द सेम मिस्टेक, कोई मसला नहीं, आप मिस्टेक से सीखेंगे, लेकिन आपने करना किसको है? आइसोलेट किसको टारगेट करना है? एनर्जी सोर्स। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, अपने माइंड में अपने एनर्जी सोर्स रखिए। ओके, आपके पास एक पानी का पंप है, सबके पास घरों में मोनोब्लॉक मोटर लगी है ना, जो पानी के ऊपर चढ़ाती है। मोनोब्लॉक मोटर है, उसके आगे एक पाइप लगा हुआ है, वो पाइप कहीं से डैमेज है या आपने उसको अपग्रेड करना है, उसके अंदर कोई टी या बेंड लगाना है। जाहिर बात है पहले इसको कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे किसी ना किसी तरह, ताकि इसमें पानी ना फ्लो हो, उसके दौरान तो नहीं आप काम कर सकते। राइट? आप लोटो सुपरवाइजर हैं, मैं क्योंकि इनको साथ साथ में लोटो सुपरवाइजर की रोल रिस्पांसिबिलिटी बतानी, लेकिन आप लोग भी सीखेंगे, ठीक है सर? अब आपने लोटो सुपरवाइजर, आपने इसमें लोटो अप्लाई करना, आप किस तरह अप्लाई करें? माइंड में रखिएगा, आपने एनर्जी सोर्स को हिट करना है, एनर्जी सोर्स को टारगेट करना है, पता करनी है ना सबसे पहले। तो आपको ये पता करना है कि एनर्जी का कैरियर या सब्जेक्ट क्या है, एनर्जी का कैरियर क्या है। अब मुझे बताइए, उस पानी की पाइपलाइन में एनर्जी का कैरियर क्या है? कौन सी चीज एनर्जाइज है? पानी एनर्जाइज है ना। एनर्जाइज किस तरह हुआ है? अब बिजली से निकल आए, मैकेनिकल से निकल आए, पानी एनर्जाइज हुआ है प्रेशर की वजह से। प्रेशर कौन प्रोवाइड कर रहा है? पंप। पंप किससे कनेक्टेड है? मोटर से। अब आप घर जाके या मोटर की पिक्चर खोलिएगा, उसके अंदर एक मोटर होती है, उसके आगे पंप की नोजल लगी है, ऐसा ही होता है। मोनोब्लॉक मोटर सबने देखी है ना, ये टंकी पंप भी अगर आपने देखा हो तो पीछे मोटर होती है, उसके आगे पंप लगा है, बोकियां वो सारे चल रहे हैं, सबको पता है ना बोकियां क्या होगी, सही है? आपको भी पता है ना, वो पंप अलग होता है और मोटर अलग होता है। आगे वो जो पंप होता है ना, वो जो पंप होता है, चाहे वो सर्कुलर फॉर्म में हो या जिस भी फॉर्म में, आपके पानी को वो एनर्जाइज कर रहा होता है। अंडरस्टूड? आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 होगी कि आपने उस पंप की एनर्जी खत्म करनी, और पंप की एनर्जी खत्म करने के लिए जो आपने लफ्ज यूज किया था वेल्व, यूजुअली पंप से पहले या पंप के बाद किसी न किस्म का वेल्व लगा होता है। अगर वेल्व ना लगाओ तो एक एयर लॉक एक चीज होती है, छोटा सा नट होता है, अगर आप वो खोल देंगे उसमें सारी हवा निकलेगी, बोगियां खाली चलेगी, प्रेशर बनेगा नहीं, आपने उसको आइसोलेट कर दिया, फिनिश। ये हो गया आपका प्राइमरी लॉक। इसके बाद आप जो मर्जी करें वो सेकेंडरी होता है। आप बिजली की तार निकाल दें, आप मोटर को अलग कर दें, जो मर्जी उसके बाद करें, फ्लैंज लगा दें, सेकेंडरी। एज ए लोटो सुपरवाइजर आपने सबसे पहले टारगेट करना है सब्जेक्ट को और एनर्जी सोर्स को, और एनर्जी सोर्स क्या चीज कैरी कर रही है, आपने उसकी ताकत तोड़नी है। बहुत लोग स्लो कर रहे हैं, क्या स्पेशल से जा रहे हैं, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो डायरेक्टली बिजली को टारगेट करते हैं और बिजली को निकाल देते हैं। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल भी चलती दूंगा, जो आप लफ्ज यूज करते हैं ना, एनर्जाइजर, डी एनर्जाइजर, इसकी मिसाल उसमें जाएगी। ओके सर, जिस तरह का वैसे आपने सिनेरियो बनाया था, बेटा अगर हुआ नहीं हो, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया तो मेरी डेफिनेशन गलत स्टैंड होती है। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसके अंदर मुझे मोटर की फिक्र नहीं है, खाना में टारगेट किस चीज को कर रहा हूँ। जब आप जो बात कर रहे हैं ना, वो लाई करती है शट डाउन सीक्वेंसेस, वो हमारा आगे प्रोसेस है पूरा लोटो का प्रोसेस, उसके अंदर एक सेकंड या थर्ड पार्ट आता है शट डाउन सीक्वेंस। उसमें हम लोग देखते हैं कि हमने अपने डिवाइस को किस तरह बचाना। ओके, अच्छा भैया, अब आप लोग अगली एक्सरसाइज है। एक आप डैम पे गए, आप लोटो सुपरवाइजर हैं, एक दिन के लिए आप एक डैम पे गए, उन्होंने जो जनरेटर वहां लगा हुआ है उसके ऊपर उन्होंने फिर रिपेयर्स करने, उसके ऊपर उन्होंने फिर रिपेयर करने। अब जनरेटर का आपको पता होगा
टरबाइन होता है, टरबाइन से एक शैफ्ट आ रही होती है, शैफ्ट के जनरेटर आर्मेचर में कॉइल घूम रहे होते हैं, बिजली बनाते हैं। आपने उस जनरेटर के ऊपर स्पेसिफिकली कुछ आपने परफॉर्म करना है, अपग्रेडेशन करने को, रिपेयर करना, आप लोटो अप्लाई कहाँ करें? यानी उस टरबाइन को जो आप उसको क्या कह सकते थे निकालने में उसके में या जो उसका वो वाकी है उसको बंद करें ताकि ये उसको करना बिल्कुल बिल्कुल आपके जो टरबाइन्स होते हैं ना उनके ऊपर ऑक्सिलरी गेट्स लगे होते हैं, यहाँ से पानी का प्रेशर आप उसको बंद करें। अब बचा आपको शैफ्ट को भी डिस्कनेक्ट करेंगे, देखें आपने वो बंद कर दिया, जब ना वो घूमेगी ना शैफ्ट घूमेगी ना उसमें ईएमएफ के वोल्टेज इंट्रोड्यूस होगा। डोंट गो फॉर अर्थिंग, डोंट गो फॉर ग्राउंडिंग, डोंट गो फॉर स्क्विरल केज को रिमूव कर देना, डोंट गो फॉर आर्मेचर डीएनर्जाइजिंग। फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी जो स्पिन गेट्स हैं वो बंद। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। इट मींस कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि आपकी टारगेट किस चीज को राइट हो गया। ओके, अब हम आ जाते हैं, हम अगली चीज, पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं हमने क्या बिकॉज स्लाइड्स यूजुअली कंफ्यूज करेंगे। एनर्जी सोर्स को टारगेट कर रहा है, आपके पास पीछे जो इमेज शो कर रही है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। जब आपने एनर्जी सोर्स को टारगेट करना है तो जाहिर बात है आपको ये भी पता होना चाहिए कि टारगेट किस चीज को करना है, किस टाइप की एनर्जी सोर्स आ रही है। सबसे पहली है इलेक्ट्रिकल, मैं इसमें ज्यादा अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, वेरी क्लियर। उसके बाद है वाटर, वाटर गलत लिखा हुआ है इसलिए मैं स्लाइड्स के थ्रू जाता, आप इसको हाइडल लिख सकते, हाइडल, हाइडल पावर, ठीक है, हाइडल पावर। हाइडल में भी दो कैटेगरीज है, टाइडल है, एक स्टोरेज है, लेकिन बस हाइडल लिख दीजिए, उसका मतलब है पानी से कुछ चलने वाली चीज। उसके बाद है केमिकल एंड और कूलेंट। अब केमिकल एनर्जी किस तरह होती है ये मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा लेटर ऑन। अगली है स्टीम, इसको भी आपको बताने की जरूरत है, आपके स्टीम इंजन हैं, स्टीम प्रेशर ब्लोअर्स हैं। अगली आती है न्यूमेटिक। न्यूमेटिक का आइडिया है किसी को? ये समुद्री लहर से जो वो टाइटल न्यूमेटिक, न्यूमेटिक ये जिसको पाउडर की चीज पाउडर पाउडर आपको न्यूमेटिक का नहीं है। वैसे आप लोग कंस्ट्रक्शन से काम करते हैं, न्यूमेटिक का तो बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन न्यूमेटिक ऐसा मशीनरी होती है जो सिर्फ और सिर्फ हवा के प्रेशर, किसी गैस नहीं, हवा के प्रेशर। जिसकी बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है जो आपकी जैक हैमर होती है, जो रोड तोड़ने के काम आती है, छोटे टक लगे होते हैं ना, देखिए वो जैक हैमर। आप लोग अपनी गाड़ियां वॉश कराने जाते हैं तो हवा का प्रेशर देते हैं और वो चीज ऊपर उठ जाती है, आपकी गाड़ी जैक ऊपर और नीचे हो जाती है, वो न्यूमेटिक। एनीथिंग दैट वर्क्स विद एयर प्रेशर इज कॉल्ड न्यूमेटिक। एयर का लफ्ज मैं बार-बार यूज कर रहा हूं क्योंकि आगे चल के मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा तो इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा। एयर, इसमें सिर्फ एयर का प्रेशर होता है और कोई गैस नहीं। अगली है नेचुरल गैस, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन। इसका ब्लास्ट करें, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस उसको आप किसी तरह हार्नेस करें, उसको आप कह सकते हैं ये एनर्जी सोर्स। हाइड्रोलिक, इस पर मैं थोड़ी डिटेल देना चाहूंगा। हाइड्रोलिक का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिक? थोड़ी देर अगर आप लोग राइटिंग रोक दें तो इस चीज को हम लोग अच्छा क्योंकि देखिए आप लोग अपने वर्क फील्ड में दो चीजों का आपको पाला पड़ेगा। एक आपसे इलेक्ट्रिकल, मैं आपको क्लियर बता दूं, बाकी जो आप पढ़ रहे हैं नॉलेज है, एक आपको पड़ेगा इलेक्ट्रिकल से, आपका ताल्लुक पड़ेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरे हाइड्रोलिक से पड़ेगा, कभी कभार न्यूमेटिक से पढ़ सकता है। अगर आप लोग डिसएग्री करते हैं तो मुझे बताइए, इन दो से पड़ेगा आपका ताल्लुक। ओके, इस एनवायरनमेंट को देखते हैं। हाइड्रोलिक क्या चीज, पहले बताइए, सबको पता है हाइड्रोलिक क्या होती है? सबको पता है। अब कौन है जो बता सकता है हाइड्रोलिक क्या है? ऑयल, फ्लूइड या लिक्विड, कोई मैं जो कोई भी बह जाने वाली चीज को कोई भी। वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया जी। आप बताइए। कंप्रेस इजीली नहीं, और जब आप किसी को कंप्रेस करेंगे वो रेजिस्टेंस या रेजिलियंस शो करेंगे। रेजिस्टेंस एक गलत वर्ड है, यूज कर सकते हैं लेकिन अच्छा वर्ड नहीं है, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा अच्छा वर्ड है रेजिलियंस शो करेंगे, और उस रेजिलियंस से आप काम लेंगे कुछ, राइट। बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, सिरिंज होती है आप लोगों के पास, बड़ी वाली सिरिंज, उसके आप एक एंड पे आप हाथ रखें अपना, उसको दबाएं, नहीं
करता है और आपकी बात बिल्कुल ठीक। अब से कोई भी गैस जो है उसको आप लोग भी फ्लूइड बोलेंगे और जो लिक्विड है उसको भी फ्लूइड बोलेंगे। और जब आप इनको कंप्रेस करेंगे, गैस का कंप्रेशन रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है। लिक्विड का कंप्रेस इतनी आसानी से लिक्विड अपना कंप्रेस करता है। फिर आपने जो डिवाइस इस्तेमाल करनी है, हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह जो भी, आपके वर्क पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी फोर्स से कितना प्रेशर चाहिए। और क्या है, आपको गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर है, छोटी से ट्यूब में बहुत ज्यादा शॉक एब्जॉर्ब करना है, आप थिक ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। आपके पास जो जैक हैमर है उसके अंदर आप हवा यूज कर लेते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ एक जो उसका जो हेड निकला होता है, हैमर हेड निकला होता है, आपने सिर्फ इतना सा हैमर हेड चलाना है ना बस, बाकी ये सब करना। लिक्विड वाले में हाइड्रोलिक ऑयल बेस्ड जैक हैमर, ओके। अब आ जाइए केमिकल एनर्जी, अब आ जाइए केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी पे मूव करने से, केमिकल एनर्जी का छोटा सा बता देता हूँ। कोई भी ऐसा रिएक्शन, कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी दे रहा हो, तो आपने उस केमिकल रिएक्शन को टारगेट करना है। लोगों कोई एग्जांपल है आपकी नजर में? अगेन बहुत कॉमन एग्जांपल, आपकी गाड़ियों का इंजन, पेट्रोल अंदर जाता है, ब्लास्ट होता है, उस केमिकल की पेट्रोल केमिकल और उसकी प्रॉपर्टी है, इसको आग देने पर ब्लास्ट होता है। अगर आपने गाड़ी के इंजन पे काम करना है, आप अपनी फ्यूल लाइन को लोटो अप्लाई करें और उसके बाद सेकेंडरी लोटो जहां मर्जी अप्लाई करें, क्रैंक को लॉक करें, स्पार्क प्लग को निकालते हैं, वो सेकेंडरी, ओके। प्राइम भी आप लोटो अप्लाई करें अपनी फ्यूल लाइन पे, ओके। अब आप सर बताइए, एक्सकैवेशन साइट पे आपका एक डंपर है जो एक्सकैवेट करता है, बुलडोजर, उसका एक आर्म है, आपने उसकी कुछ रिपेयर करनी, आप लोटो कहां अप्लाई करें? फ्यूल आता है यहाँ पे, पहले उसको देखिए पहले काम होता है वो जो आपने व्हीकल के साथ नहीं काम करना, आपने स्टैंड पे काम करना। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसका ऑयल ड्रेन करेंगे, एक ड्रेन प्लग होता है, जाके देखिएगा बड़ा सा ड्रेन प्लग होता है, या आप ड्रेन प्लग निकाल दें उसका, ठीक है, या फिर उसके अंदर एक एयर लॉक का नट होता है, वो खोल दें, तो जब वो प्रेस होगा ऑयल तो उसका प्रेशर भी बन पाएगा, उसके अंदर हवा खारिज होने के रास्ता होगा। आपने उसको लोटा अप्लाई करें, बाद में आप जो मर्जी करें, उसके ऊपर एक हार्नेस क्लैंप लगाएं, उसके आर्म को रिट्रैक्ट करें, वो आप करते हैं। कुछ जब आपने लॉकआउट अप्लाई करना है तो आपके पास जहरी बात है कुछ डिवाइसेस होंगे जिनके थ्रू आप करेंगे। अब मैं आपको डिवाइस नॉलेज जनरली देने लगा, ठीक है। सबसे पहला जो आपके पास डिवाइस नजर आ रहा है वो है वोल्टेज स्लिप ब्लाइंड, इसको हम लोग खाली ब्लाइंड भी कहते हैं, इसको हम लोग खाली ब्लाइंड भी कहते हैं। आपका साइड में ब्लैंक फ्लेंज आपको नजर आ रही है, अब इसको कंसीडर कीजिए कंटिन्यूअस फ्लेंज है, मतलब ये दो पाइप्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, फ्लेंज। अब आप इस पे किस तरह अप्लाई करेंगे, ये डिस्क, आप इसके नट खोलेंगे, पाइप को थोड़ा सेपरेट करेंगे और लाइन को स्लाइडिंग करके दोबारा आप नट उसकी टाइट कर देंगे, इधर का पार्ट इधर से आइसोलेट होगा, ओके। इसके अंदर मैंने आपको नेक्स्ट मॉडल बताया था वो आता है जिसके अंदर एक पिन होल होता है, छोटा सा बीच में होल होता है, वो सेंसिंग डिवाइसेस के लगाने के लिए। अकॉर्डिंगली अगेन गो टू योर कंपनी पॉलिसी और बताइए रीड कीजिए वो लोग क्या लगाना चाहते हैं, ओके। उसके बाद है सबसे जो कॉमन चीज होती है पैडलॉक्स, पैडलॉक्स, ताला, लॉक। अब पैडलॉक की जो है कुछ खुसूसियात होती हैं और पैडलॉक की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपने एज ए लोटो सुपरवाइजर या लोटो प्रोफेशनल आपको बहुत जरूरी है आपने समझना, ठीक है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप कोर्स को सही तरह अप्लाई नहीं कर सकते। मैं सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो भी जितनी लोटो डिवाइसेस हैं वो सारी डमी, वो ओरिजिनल डिवाइसेस नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए, इसलिए ना इनका वेट ना इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी है जितनी होनी चाहिए, ओके, अंडरस्टूड। तो आपने कहीं भी इसको कोट नहीं कर, किसी भी ऐसी चीज के ऊपर अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस के ऊपर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 जनरली बता रहा हूं, किसी भी लॉक आउट डिवाइस के लिए बहुत जरूरी है कि उसका एक कलर कोड हो, उसका एक कलर कोड होगा। आपने जो लॉक आउट डिवाइस लेनी है या आपने लोटो सुपरवाइजर जब आपने लॉक आउट डिवाइस इशू करनी है तो आपने बहुत ख्याल रखना है कि आप उसको एक बार फिजिकली विजुअल प्री यूज इंस्पेक्शन करें, लॉक सही तरह है, कोई ऑयल ड्रिपिंग्स तो नहीं है उसके अंदर, फ्रंट पे वार्निंग लेवल है और बैक पे उसके इशूअर्स लेवल है, ये इशूअर्स इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर आएगा प्रॉपर्टी ऑफ, आपको जो आपका पैडलॉक दिया जाएगा ये आपकी मलकियत होगी, प्रॉपर्टी होगी, ना आपने किसी को हैंड ओवर करना है कि प्लीज जाते हुए लगा दीजिएगा वहां पे, ना आपके अलावा इसको कोई उतार सकता है सिवाय एक बंदे के और वो है लोटो सुपरवाइजर, उसके पास इसकी मास्टर की होती है, ओके। आप इसकी की को, अब आ जाए इसकी की के ऊपर, आप इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं कर सकते,
आप इसकी चाबी के ऊपर कोई मार्किंग नहीं कर सकते, आप इसकी चाबी के साथ कोई कीचेन अटैच नहीं कर सकते। यूजुअली कंपनीज ये अगेन गो एंड लुक अप योर कंपनी पॉलिसीज। यूजुअली कंपनीज ये करती है कि की बॉक्स बना देती है सुपरवाइजर्स को। हर लॉक की मास्टर की रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये करते हैं कि उस की बॉक्स को एक बड़ा लॉक लगा देते हैं और उसकी चाबी आप एक डिवाइस उतार रहे हैं और दूसरी लॉक आउट लगा रहे हैं, उस मशीन में 1 सेकंड का भी ऐसा गैप ना आए कि उस पर लोटो डिवाइस ना लगे। अगर शिफ्ट चेंज हो रही है, आपकी शिफ्ट चेंज हो रही है, मैं आ रहा हूँ, पहले आपका लॉक लगा रहेगा, मैं पहले अपना लॉक लगाऊंगा, फिर अपना लॉक लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपके पास भी अवेलेबल खड़ा हूँ, आमने सामने भी खड़ा हूँ, इस केस के ऊपर लोग फायर हो गए, लोगों की जॉब चली जाएगी, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले मैं वहीं पे खड़ा था ये लगा सकता हूँ। अगर सीसीटीवी रिकॉर्ड आ गया, कोई असेसमेंट रिपोर्ट बन गई, अली बली कौन। ओके, पहले मैं अपना मेरी शिफ्ट स्टार्ट होगी, पहले मैं अपना लॉक लगाऊंगा, फिर ही अपना लॉक रिमूव करेंगे। इज दैट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। ये है पैडलॉक, सबसे सिंपल टाइप की डिवाइस है, जो भी आपने जहां लगाना है इसका नेक खोलिए और लगा दीजिए। इसकी लिमिटेशन है कि इसके नेक का साइज बहुत छोटा है, बड़ी चीजों पर ये नहीं लग सकता। और नंबर 2, ये एक ही है, ये एक बंदे को सिग्निफाई करता है और इस पे मल्टीपल अगर टीम्स काम कर रही हैं, आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट के इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं, आप हाइड्रोलिक्स के बंदे हैं, आप लेट्स से केमिकल के हैं, आप इलेक्ट्रिकल के काम कर रहे हैं, 4 टीम्स काम कर रही हैं, तो इसको किस तरह सिग्निफाई करें? 4 लॉक्स लगेंगे, विच इज अ वेरी कम्बरसम थिंग। और दूसरी बात, कभी कभार मशीनरी पे इतनी जगह ही नहीं होती 4 लॉक्स लगाने की। फिर प्रोलॉग्स तो ये नई चीजें हैं। देखिए मैं आपको समझ, इसके लिए हम लोग कुछ चीज इस्तेमाल करते हैं, मल्टीटास्क। सॉरी, मल्टीटास्क। ये एक मल्टीटास्क है, ये एक मल्टीटास्क है, इसके अंदर 6 या 8 का मॉडल आता है। अगेन गो एंड लुक अप योर कंपनी पॉलिसी और वो कौन सा लॉ करते हैं और कौन सा रेकमेंड करते हैं। 8 से ज्यादा क्यों नहीं होता? अगर 8 से ज्यादा 2 और ऐड करेंगे, इसकी स्ट्रक्चरल रिजिडिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, कोई इसको बेंड कर सकता है, तोड़ सकता है। ओके, अगेन दिस इज जस्ट अ डमी, ये ओरिजिनल नहीं। इसके अंदर अब आप कुछ 6 लॉक्स लगा सकते हैं और ये डिवाइस जो है खुलती नहीं। अगर एक भी लॉक लगा तो डिवाइस नहीं खुलती। अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, अब आ जाइए पैडलॉक के बाद है केबल सीरीज, जो लास्ट में बनी। केबल सीरीज जो है वो पैडलॉक का एक ड्रॉबैक है कि इसकी नेक छोटी है, वो इसको कवर करती है। सिंपल पैडलॉक होता है, इस नेक की जगह एक लंबी मेटल केबल होती है। अगर आपने बहुत अच्छी एग्जांपल है, आपकी जो बाइक्स को केबल लॉक लगता है, देखा है सबने? वो केबल लॉक समझिए कि एक केबल सीरीज की तरह। ओके, क्लियर? बताने की कोई जरूरत है? कोई बड़ा पाइप है, बड़ा वायर है, उसको 2-3 दफा गुजार के लाके दोबारा लगाओ। ओके, क्लियर? अब इसका एक ड्रॉबैक, इसका भी एक ड्रॉबैक है और वो नेक्स्ट डिवाइस का प्रो है। इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप एक केबल एक वेल में से गुजारें, कभी कभार जितना होता है वेल पूरा मूव नहीं करेगा लेकिन 2/3 मूव कर जाएगा। ऐसा होता है? आपकी बाइक का व्हील आपने पिछली व्हील के साथ केबल लॉक लगाया, कभी गलती से भूल जाए, थोड़ी सी बाइक आधी रोटेशन आगे चल जाती है, तो बाद में जब वो खिंचती है पीछे, अगर आप बदलते हैं तो पीछे केबल लॉक लगा होता है। ऐसा ही करेक्ट? इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास एक नई चीज आई है जिसका नाम हम लोग कहते हैं प्रोलॉक्स। प्रोलॉक्स फेयरली न्यू चीज है, ये नया मॉडल है चीजों का और ये इंट्रोड्यूस हुआ है अराउंड अबाउट 2012 तक। इंट्रोड्यूसर से पहले इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। अच्छा, अब प्रोलॉक है क्या? पहली बात, अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये एक डमी है, ये ओरिजिनल है। ओके, ये डिवाइस है और इसके अंदर एक और कैपेबिलिटी की ये थ्रेड आउट होकर खुल जाता है। आपने इसको पूरा खोल दिया, इसके अंदर 2 रेल्स बनी जिसमें आपकी 2 मेटल की मैश की वायर्स आ जाती है। इसका एक है लूप एंड और एक है ओपन एंड। इसके ऊपर एक और इस तरह का लूप होता है, वो मिसिंग है यहाँ से। आप करेंगे क्या, इसको आप या तो किसी चीज में टाई कर देंगे, हुक लगा देंगे, या फिर इसमें से इसको गुजार के एक गिरा बना लेंगे, नॉट बना लेंगे। और नॉट बनाने के बाद आप मल्टीपल तरीके से नॉट बना सकते हैं, जिस तरह मर्जी आप करें। आपने मेक श्योर ये करना है वेल में से पूरा गुजार के अच्छी तरह टाइट करके कि बिल्कुल ना मूव करे। जब आप इसमें टाइट करने की कैपेसिटी, आपने जब टाइट कर लिया इसको, आपने इसमें से गुजार देना। आपने सिर्फ मेक श्योर ये करना है, मेक श्योर आपने क्या करना है, आपका जो लोअर लूप है ये कंप्लीट, इसकी परवाह नहीं करनी, ऊपर वाले लूप खुला और डजंट मैटर, ये लूप सिक्योर है और आपके वेल में से गुजरा होगा यम्बल डाल। ये चीज देखिए सिक्योर है, ये चीज सिक्योर है। अब आपने इसको लॉक कर, इसका लॉकिंग एक टूल होता है, वो प्रॉपर टूल होता है, जो प्रॉपर ओरिजिनल डिवाइस होती है, वो टूल के अलावा आप इसको लॉक नहीं कर सकते। ओके,
इसको एक बार लॉक कर दिया अच्छी तरह टाइट करके, अब इसके अंदर एक और प्रोविजन मौजूद है जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर आप 6 लॉक्स लगा सकते हैं। नजर आ रहा है आपको? अब जो केबल सील्स में ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी, अब इस पे 6 टीम्स काम कर सकती हैं और अपना अपना हाथ से लॉक लगाएगा। क्लियर? ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपकी कार बहुत फ्लेक्सिबल होती है, बड़ा एरिया कवर कर सकती है, प्लस 6 लॉक्स की कैपेबिलिटी है। ओके, इलेक्ट्रिकल वाली टीम लास्ट है, उसने अपना काम खत्म किया, वो देखती है हाइड्रोलिक वाले के क्या नाम है? मल्टी लॉक है क्या करें? ये वाला है, ये अभी लीवर टाइप अभी इसको मैं ये वाला मल्टी हैश या बी हाइट भी कहते हैं, बी हाइट लॉक भी कहते हैं। आप मल्टी हैश क्या रखते हैं, क्योंकि मैंने आपकी पॉलिसी थोड़ी बहुत पढ़ी, आपको कंपनी पॉलिसी से मल्टी हैश कहते हैं। ठीक है, अब आपने ये लगा दिया और ये इसका लूप बन गया। करेक्ट? इसमें कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अगेन अपनी कंपनी में जाके आई थिंक स्विच बॉक्स में पड़ा हुआ है ओरिजिनल वाला, उसको देखिएगा, उसका वेट डिफरेंट होता है। अभी मैं आपको सारी डिवाइसेस दूंगा, आप जरा इसका वेट कीजिएगा, आपके आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो किस तरह से। ओके, केबल लॉक हो गए। अब मैं कुछ एडिशनल चीजें आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके बारे में हम लोग टैग आउट के बाद में बस एंड करेंगे। ठीक है अपना लेक्चर। अब सिर्फ यूजेज की बात है कि आपने किस तरह का यूज करना है, तो आपको किस तरह की डिवाइस चाहिए। ये आपका लीवर टाइप है। अब लीवर टाइप का क्या होता है? लीवर टाइप ये इसमें खास बात है कि पहले आप ये इसका पार्ट निकाल लेते हैं, ये यूजुअली मेटल का बना होता है, उसके ऊपर एक सिंथेटिक प्लास्टिक जिसको बैकेलाइट कहते हैं। बैकेलाइट आपको पता है क्या होता है? एक थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक होता है। अगर आपको बहुत अच्छी एग्जांपल चाहिए, आपके घर में जितनी पतीलियां और जितने कुकिंग यूटेंसिल्स और उसका हैंडल होते हैं ब्लैक कलर के, वो बैकेलाइट में होते हैं। हाईली रेजिस्टिव और हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ का प्लास्टिक होता है, हीट को भी रेजिस्ट करता है, टॉर्शन को भी रेजिस्ट करता है। ये यूजुअली उसके बने होते हैं, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक से। आपने ये जो चीज होती है, इसके एंड पे ग्लोब होता है, यहाँ पे मिसिंग है, इसके एंड पे ग्लोब होता है। आपने अपनी डिवाइस में से गुजार के इसके अंदर स्लाइडिंग कर दिया, जब ग्लोब एक बार अंदर चला गया और आपने ये डिवाइस ऊपर से लॉक इन इस तरह कर दी, और ये सारे अभी होल्स के कंसाइड नहीं हो रहे, लेकिन जब इसके सारे होल्स आपस में कंसाइड हो गए तो इसका 6 लॉक्स लगा सकते हैं, और ये क्योंकि आगे लोब होता है फिर बाहर नहीं आ सकता। ओके, अब इसमें आप 6 लॉक्स लगा सकते हैं, कोई 6 टीमें काम कर रही हैं, लॉक। आपको अपनी वर्क प्लेस में 4 से ज़्यादा टीमें काम करती नहीं मिलेंगी, मैक्सिमम 4 टीम्स काम करेंगी। 6 प्रोविजन। ओके, क्लियर? अब आ जाइए, बहुत अच्छी एग्जांपल है, इसको कहते हैं ब्रीफकेस टाइप लॉक ऑफ डिवाइस। ब्रीफकेस क्यों? ये ब्रीफकेस की तरह खुलता है। इसका क्या काम है? ब्रीफकेस की तरह खुलता है, इसमें 4 लॉक्स लग सकते हैं, देख रहे हैं आपको 4 लॉक्स लग सकते हैं, 4। क्या काम है? अगेन ये डबल डिवाइस की मेटल की, ठीक है। क्या काम है? कोई आपका प्लग है, कोई आपका पावर प्लग है, इसके तार निकल रहा है, पावर प्लग आपने अंदर रखा और तार ऊपर से बंद कर दी और इसके साथ आपने लॉक कर दिया। अब ये तार कोई प्लग इन कर नहीं सकता नहीं, जब तक ये चारों लॉक्स खुलना है। ये ब्रीफकेस स्टाइल है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कोई डाउट? ये है, अगर इसको कहते हैं लॉक नेक, लॉक नेक टाइप का। ठीक है, अगेन अपनी पॉलिसी पढ़िएगा, उसके अंदर कोई डिफरेंट मॉडल यूज कर सकते हैं। ये अगेन प्लास्टिक का बना है, ओरिजिनल में डिफरेंट होगा, अच्छे ड्यूरेबल मटेरियल का होगा। कोई ऐसा वेल्व है जिसकी नेक बहुत पतली है, आप उसके अंदर ये लगा के, इसके बाद इसका कैंपर होता है, इसी तरह का शीट होती है, वो आके इसके अंदर पेनिट्रेट करेगी, उसमें लॉक्स लगा। अब वो लॉक वेल्व आपको नहीं, क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसका बहुत कम लोगों को पता होता है, इसको कहते हैं नेगेटिव आइसोलेशन या नेगेटिव लोटो डिवाइस। अब नेगेटिव आइसोलेशन और नेगेटिव लोटो डिवाइस को पढ़ाने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव प्रेशर क्या और नेगेटिव प्रेशर क्या। किसी बंदे को आइडिया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर में क्या फर्क होता है? या किसी ने कभी नेगेटिव प्रेशर का मैंने नाम भी सुना? नहीं सुना? जब भी हम प्रेशर कहते हैं पॉजिटिव, सर आपने कभी सुना नेगेटिव प्रेशर? मैं आपको देखिए, जब आप सांस लेते हैं तो उसमें 2 प्रोसेस आते हैं, एक आता है इनहेल और एक आता है एक्सहेल। इनहेल के लिए तो आपको जान लगानी पड़ती है, एक्सहेल के लिए जान लगानी पड़ती है नहीं लगानी? कोई लगाता है एक्सहेल के लिए जान? नहीं लगाता। एक्सहेल नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? कभी शॉपर आपने लिए? शॉपर में हवा भरी, शॉपर में हवा
क्या रीजन? कंप्रेस नहीं होती, हवा नहीं हवा चली जाती है, ओपन होती है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है प्लास्टिक की, वो compress। आपने लफ्ज बिल्कुल ठीक, आपने कैच सही किया। मैं आपको उसको थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ आपके definition। उसको स्ट्रेंथ नहीं बोलते, उस चीज़ को कहते हैं इलास्टिसिटी नहीं। रबर होता है ना, रबर रबर को खींचते हैं, छोड़े वापस आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे भी जिस्म के अंदर लंग्स बनाए हैं, वो एक ऐसा मसल है, जब आप सांस लेते हैं तो वो स्ट्रेच होता है और एक्सहेल करने के एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वापस वो रबर की तरह वापस जाता है। इसको रिकॉइल एक्शन भी कहते हैं। इसमें ऑटो रिकॉइल होता है। स्प्रिंग देखा है आपने? स्प्रिंग को आप प्रेस करते हैं, क्या आपको छूटने के लिए पावर चाहिए? नहीं। एज लॉन्ग एज हमने एनर्जी टाइप पर रिकॉइल करते हैं। आपके लंग्स रिकॉइल होते हैं। ये हमारी कुदरत का निजाम है। 1980s में, सॉरी 1880s में पोलियो का वबा जो है जब यूरोप में बहुत ज़्यादा फैला था, तो बहुत सारे लोग जो थे इससे अफेक्टेड हुए। और उस दौरान कुछ लोग ऐसे थे जो नेक डाउन से पूरा पैरालाइज हो गए थे, ठीक है? तो उनके लिए एक डिवाइस बनाई गई जिसको कहते थे आयरन लंग। लंग मतलब फेफड़े, आयरन मतलब लोहे का लंग। अल्लाह माफ करे, बहुत खतरनाक और बड़ी मिजरेबल डिवाइस। आप जाके नेट पे वीडियो देखिए, बहुत मिजरेबल डिवाइस। अल्लाह के दुश्मन को भी उसके अंदर न डालें, ठीक है? उसके अंदर होता ये आयरन की ट्यूब होती है, उसके अंदर आप बंदे को लिटा देते हैं और उसकी सिर्फ नेक बाहर रहती है, सिर्फ उसकी गर्दन बाहर आती है, बाकी सब कुछ उसके बॉडी अंदर होता है। और ये एक या दो दिन की बात नहीं, उसकी इंटायर लाइफ के लिए। सही है? अब जो पोलियो में बंदा होता है, उसकी पोलियो अफेक्ट करता है आपकी मसल स्ट्रेंथ को और आपकी बोन डेंसिटी। ओके, होता ये है पोलियो में जब आपकी बोन डेंसिटी और मसल स्ट्रेंथ जीरो के करीब पहुंच जाती है, तो आपके लंग्स की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। आप सांस अंदर ले तो सकते हैं, लेकिन सांस इलास्टिसिटी क्रिएट करते हैं और हमारी जो पसलियां रिब के लिए ये प्रोड्यूस करते हैं। मुझे आप कोई भी सांस लेने वाला जानदार बता दें जिसके अंदर पसलियां ना हो, किसी ना किसी शक्ल में, रिब केज ना हो। आप कोई ऐसा जानदार नहीं ढूंढ सकते जो फेफड़ों से सांस लेता है। मछलियों में आप कह सकते हैं कि मछलियों में गिल्स होते हैं, उनमें गिल्स होते हैं, वो फेफड़े उनकी बॉडी के अंदर नहीं होते, उनके सर के साइड पर, उनका डिफरेंट है। लेकिन जिसके अंदर फेफड़े होते हैं, जिसके जिस्म के अंदर फेफड़े होते हैं, उसमें हमेशा रिब केज भी होता है। सारे एक करते हैं। वो जो आयरन लंग था वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है और वो आपके फेफड़ों में रिब केज का काम करता है और इलास्टिसिटी देता है। इस तरह वो बंदा सांस लेता है। अल्लाह माफ करे, बहुत मिजरेबल है। अब कुछ प्रोसेस आपके ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक वैल्व लगा होता है जिसको आपने कॉन्स्टेंटली प्रेस करके रखना होता है ताकि प्रेशर निकलता है। बहुत नॉर्मल और मजेदार एग्जांपल प्रेशर कुकर की है। उसको कहते हैं सेफ्टी लॉक होता है, उसको प्रेस करने से स्टीम सारी निकलती है। अब आप सोचिए आप एक ऐसे वेसल के अंदर काम कर रहे हैं जहां पर आपको चाहिए कि यहाँ पे प्रेशर ना डेवलप, फिर आप क्या करेंगे, उसका एक प्रेशर ड्रेन वैल्व ज्यादा होता है, उसके में छोटी सी मेटल की पिन होती है। आप इसको खोलेंगे पूरी तरह, इसमें से वो पाइप पूरा गुजरेगा अंदर, उसकी जहाँ पर पिन आएगी ना, इसको आप अंदर प्रेस करेंगे, जहाँ से आपको हवा निकलती हुई फील होगी ना, वहाँ पे इसको छोड़ के इस चीज को, नेक को आप ऊपर करेंगे और इसमें आप 3 या 6 लॉक लगा सकते हैं, डिफरेंट मॉडल्स। अब उसमें से कॉन्स्टेंटली प्रेशर निकलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं नेगेटिव आइसोलेशन या नेगेटिव लॉक, ठीक है? एक और एग्जांपल देता हूं, फर्दर क्लियर हो जाए। कोई डिवाइस है, हाइड्रोलिक प्रेस का प्राइमरी मकसद क्या है? प्रेस करना। जब उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हम पॉजिटिव आइसोलेशन अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव लोटा अप्लाई करेंगे, मतलब हम उसके जॉज को खोल देंगे और उसमें कुछ प्रेस करेंगे। अगर एक डिवाइस जिसका काम है वो बंद पोजीशन में ठीक है, लेकिन किसी चीज के अंदर जाकर खुलती है, कोई क्लॉज है, कोई एक्सपेंडिंग क्लॉज है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसके ऊपर हम लोटा करेंगे। इसको कहते हैं नेगेटिव आइसोलेशन। समझ आ रही है? क्लियर हुआ आपको? या इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये जो है ये मेरे पास वही डिवाइस है नेगेटिव आइसोलेशन प्रोवाइड करती है। इसने कोई चीज कांस्टेंटली प्रेस करके रखी, अंडरस्टूड? इसने कोई चीज कांस्टेंटली प्रेस करके रखी, क्लियर? करना किसी वैल्व के ऊपर, ठीक है? वैल्व लगे होते हैं, वो अप्लाई करना। आप क्या करेंगे, आप एक डिस्क या बैड डिस्क जिसको कहते हैं वो यूज करेंगे। इसको किस तरह यूज करेंगे, इसको आप खोलेंगे, डिफरेंट साइजेस में आती है, डायमीटर्स के डिफरेंट। इसको आप खोलेंगे, यहाँ से पाइप आ रहा होगा, आगे वैल्व लगा होगा, ऐसा ही होता है। वैल्व आप अंदर जाके इसको बंद करेंगे, इसमें अप टू 2 लॉक्स आप लगा सकते हैं, 2 लॉक्स लगा सकते हैं, 2 टीम्स काम, ये भी हाइड्रोलिक्स वाले काम कर पूरा पूरा वॉल इसके अंदर आ जाए, पूरा वैल्व इसके अंदर आ जाए। एक मेरे पास ये साइज है, जैसे फॉर एग्जांपल ये किस छोटा मोस्ट प्रॉब्ली आपके घरों के अंदर पानी का वाल है इसके अंदर बहुत मिलीमीटर्स में होता है। अगेन गो एंड लुक एट कंपनी पॉलिसी, वो कौन कौन से वैल्व के हिसाब से कौन कौन से ऑर्डर किए हैं, ठीक है? अगेन
प्लास्टिक के नहीं बने होते, मेटल से अच्छे ड्यूरेबल मटेरियल के बने। ओके, ये छोटा है, इसका आप एक लॉक रखें। अब एक सवाल ये आता है कि सर अगर ये छोटा वैल्यू है लेकिन टीम्स में 6 टीम से काम कर रहा है तो हम क्या करें? फिर आप कॉम्बिनेशन भी यूज करें। आप इसमें से गुजारिए प्रोलॉग और प्रोलॉग के ऊपर 6 लगा दीजिए। ओके, क्लियर? डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस? ये है आपके पास जॉ स्टाइल आइसोलेशन डिवाइस है, जॉ स्टाइल जॉ टाइप लॉकआउट डिवाइस। बाकी कोई चीज है जिसके अंदर आपने एक्सपैंड थोड़ा सा करना है और उसको एक्सपैंड करके रखना है। कोई वेल्व है आपका, लेट्स से वेल्व है आपका, वो 180 डिग्री घूमता है। कुछ वेल्व होते हैं ना ब्लैक कलर के, सिर्फ 180 घूमते हैं। इलेक्ट्रिकल पैनल्स के ऊपर फेस शिफ्ट होते हैं, फेस 1 से फेस 2 में करने के लिए उसके ऊपर आप लगा दें। अगर फेस 1 पे काम हो रहा है, फेस 2 पे करके उस पे लगा दें और यहाँ पे 6 लॉक्स लगा दें, नहीं घूमेगा, फेस 2 पे नहीं जा सकते। अगर फेस 1 पे काम हो रहा है तो फेस 2 पे करके लगा दें, फेस 2 पे काम हो रहा है फेस 1 पे करके लगा दें, या न्यूट्रल का अगर ऑप्शन न्यूट्रल पे करके उस पे लगा दें। 6 टीम इस पे अपना लॉक लगा दें। ठीक है, देख रहे हैं? सिंपल। इसके अलावा समटाइम्स इस तरह भी होता है, आपका कोई ये ब्रैकेट स्टाइल है, इसमें आप क्या करेंगे, ये डिफरेंट वॉल्यूम में आता है। ये 750 ml, इससे बड़ा होता है 1.5 लीटर मतलब इसकी वॉल्यूम कैपेसिटी। इसमें पानी नहीं भरते, इसकी सिर्फ इंटरनल वॉल्यूम। आप इसका एक शटर खोलेंगे, दूसरा शटर खोलेंगे, पूरा वो वेल्व उसके साथ मेचिंग डिवाइस सब पाइप के अंदर डाल के इसको बंद करके इधर लॉक आउट लगा देंगे। अब ये इसको लगा रहेगा उसके आगे समझ क्लियर है? अगेन अगर मल्टी की जरूरत है, एक लगाइए, आप इसके मल्टी हैश लगा देंगे, इससे गुजर सकता है। अगर नहीं गुजर सकता तो इसके ऊपर एक लगाइए प्रोलॉग और उसके अंदर 6 लगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? इंडिविजुअल प्रोलॉग्स होते हैं, इसको मिनिएचर सर्किट लॉक्स भी कहते हैं। हम लोग इसको एंड या मेंटिस लॉक भी कहते हैं। मेंटिस आपको पता है क्या होता है? प्रेइंग मेंटिस। वो देखा आपने टिड्डा देखा? टिड्डा जो फील्ड में टिड्डा आ जाता है, उसके अंदर 2 प्रॉन्स होते हैं, उसको मेंटस कहते हैं। ये मेंटस होता है, क्यों होता है? वॉल से लेके निकले 2 इसके प्रॉन्स ऐसे ही होते हैं उसके, इसको मेंटस लॉक भी कहते हैं। ये किस तरह होता है? आपका सर्किट ब्रेकर में ब्लैक स्विच होते हैं, उसको नीचे गिराते हैं, ऊपर करते हैं, उसके अंदर घुसता है और उसको छोड़ दें, उसको पकड़ लेते हैं, फिर ऊपर नीचे नहीं घुसता। और यहाँ पर आप अपना एक लॉक, प्रो लॉक लगाए, पैड लॉक लगा सकते हैं। आगे बात समझ मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर के लिए भी हो सकता है, आरसीसीबी के लिए भी हो सकता है, रेजिडुअल करंट ब्रेकर के लिए भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट ब्रेकर के लिए, किसी रिले के लिए भी हो सकता है। वो हमारा मैटर नहीं, एनीथिंग जिसमें लग सकता है उसमें लॉक लग गया। अब ये ना प्रेस होगा ना ये रिलीज होगा। ओके, आपका मेन स्विच है, मेन ब्रेकर है, बड़ा ब्रेकर है आपका। अगर आपने ऑन रख के काम करना है तो आप उसको ऑन पोजीशन में करिए, इसको आप रख के आप वहां लगा सकते हैं, इस पे लॉक लगा दें। अब इसको लॉक लगाएंगे, ना वो ऊपर जाएगा ना वो नीचे जाएगा। अगर उसको ऑफ पोजीशन पे रखना, ऑफ पे करके उल्टा करके लगा दें, ना वो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। आगे बात समझ। मशीन को कांस्टेंट पावर चाहिए आपने इसको काम करना, ठीक है? नेगेटिव आइसोलेशन, जब आपने पावर दे रहे हैं किसी को और फिर भी लोडर कर रहा है, नेगेटिव आइसोलेशन आपने वो करके उसको उल्टा लगा दिया, मशीन ऑन करके ब्रेकर नीचे हुआ उसको लगा दिया। क्लियर? वन वे और अदर आप इसको प्रिवेंट करना चाहिए। आखिरी चीज जो एक लोटो में की जाती है, यूजुअली ऑयल एंड गैस फील्ड में की जाती है, ऑफशोर की जाती है। मतलब ऑफशोर जाता हूं मैं, अपना बॉक्स आके लेता हूं, बॉक्स बड़ा है इसलिए यहां पर नहीं आप लोग देखेंगे। आप लोग देखो हिडन है और अननोन है और आपने उस डब्बे को खोलना है एक सर्टेन गोल पूरा होने। हम लोग यूजुअली ये करते हैं कि कितने ज्यादा लॉक्स, कितने ज्यादा पैड लॉक्स, ये करना कभी बार बड़ा कमरसम हैक्टिक होता है। नया तरीका है बातों को। एक डब्बा हम लोग लेते हैं, उस डब्बे के ऊपर एक लिड होता है, ढक्कन होता है, उस ढक्कन के अंदर और डब्बे की बॉडी के अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं कंसाइड कर रहे हैं, और वो तकरीबन 24 होल्स होते हैं, मतलब 24 बंदे उस पर काम कर सकते हैं। हम लोग करते ये हैं, हम लोग एक पैडलॉक लगाते हैं मेन आइसोलेशन के ऊपर, उस पैडलॉक की चाबी रखते हैं उस डब्बे के अंदर, उस डब्बे का ढक्कन बंद करते हैं और हर मेंबर उसको डब्बे को लॉक लगाता है। समझ आई बात? अब जब तक हर टीम अपना लॉक नहीं खोलेगी, ना वो आप चाबी निकाल सकेंगे, ना उस पर से लॉक आउट कर सकेंगे। आई बात समझ? ये क्लेवर वे, इतनी सी जगह पे सब बंदे अपना जमा कर सकते हैं। आई बात समझ? इट इज अनदर वे। ऑफशोर पे इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है? ऑफशोर पे इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसको एम्बार्गो बॉक्स कहते हैं या लॉकआउट टैग आउट बॉक्स भी कहते हैं। क्लियर? अब इसमें आपको